हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने स्यूडो फोर्स डिस्कस किया था और अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपको स्यूडो फोर्स और उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम से। अभी पिछले सेशन में इसी प्रॉब्लम को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बताया गया था और स्यूडो फोर्स को इन्वॉल्व किया था हमने, बट एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ ये रिलेटिवली काफ़ी ईजी है उससे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5m का एक वेज है, उसके ऊपर एक मास m है, राइट। तो डेफिनेटली दिस मास विल बी हैविंग टेंडेंसी टू कम डाउन। इसकी टेंडेंसी नीचे स्लाइड होने की होगी और नीचे स्लाइड होगा भी इनफैक्ट, और ये मास पीछे जाना चाहता है। वो लास्ट टाइम मैंने निकाला था कि इसका एक्जैक्टली एक्सेलरेशन क्या होगा। बट अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मुझे इस पर एक फोर्स F लगाना पड़े, राइट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट दिस मास शुड नॉट स्लिप। तो अभी उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स F भी इन्वॉल्व किया गया है। अब जब हम बोलते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व किया है तो कई बार लग सकता है कि शायद क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो गया, बट प्रिसाइजली इसमें क्वेश्चन इजी हुआ है बिकॉज इसमें स्मॉल m जो है वो 5m के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। अभी स्मॉल m 5m के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा तो हम नॉर्मल को एक इंटरनल फोर्स मान सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर एक 4 kg का मास है और 6 kg का मास है और एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इसको 40 न्यूटन से खींच रहे हो। हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जो हमने पहले किया था उसके हिसाब से हम टेंशन को इन्वॉल्व करते थे, राइट। इस मास पे टेंशन यहाँ लगेगा, उस मास पे टेंशन यहाँ लगेगा, और इक्वेशन कुछ ऐसी बनती थी। नेट फोर्स राइट साइड में 40 माइनस टी हो गया इस बॉडी पे, तो 40 माइनस टी इक्वल टू 6 है। इस पे राइट नेट फोर्स टी हो गया, टी इक्वल टू 4 है। नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन I'll get the value of A as 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसी क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली ऐसे करो कि भाई सिर्फ आपके पास एक 10 kg का मास है और इस 10 kg के मास पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो भी डायरेक्टली हम इसमें एक्सेलरेशन को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। बट ये हमें समझ में कैसे आएगा कि इस सिस्टम को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका सिस्टम था इसमें जितने भी मासेस थे सबका एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है, तो इसको एक मास मान सकते हैं। कभी कभी कुछ केसेस आते हैं ऐसे जहां पर एक सिस्टम के डिफरेंट मासेस का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये केस, इसमें इस मास का एक्सेलरेशन शायद ऊपर होगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो अगर हम पूरे के पूरे से मान लो 2 kg का और 3 kg का है तो पूरे के पूरे 5 kg मास को एक मास नहीं मान सकते, क्योंकि उस 5 kg के मास को मैं कौन सा एक्सेलरेशन असाइन करूँ, ऊपर का या नीचे का, मुझे नहीं पता। बट इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों मासेस जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। मुझे पता नहीं है एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन मुझे ये बात तो पक्की है कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, और दोनों सेम एक्सेलरेशन से आएंगे तो उनको एक 10 kg का मास माना जा सकता है। अब इसमें होगा ये कि इस 10 kg का जो एक 4 किलो का सेक्शन है, ये वाला मास, उस पर फोर्स लग रहा है ना, और जो इस 10 kg का बाकी 6 kg का सेक्शन है ये वाला, उस पर वो फोर्स यहाँ लग रहा है। कौन सा फोर्स? टेंशन की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसी मास में कुछ सेक्शन पे टेंशन यहाँ लगेगा और कुछ सेक्शन पे टेंशन यहाँ लगेगा, और टेंशन की वैल्यू सेम रहने वाली है और ऑपोजिट रहने वाली है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल टेंशन एज एन इंटरनल फोर्स हियर, और यहाँ उसको कैंसिल कर सकते हैं जब इस मास को एक यूनिट माना जा सकता हो तब। वेरी क्विकली लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान लो 7 kg 3 kg के 2 ब्लॉक्स हैं, आप 20 न्यूटन से यहाँ पर पुश कर रहे हो, तो इनको सॉल्व करने का तरीका पहले कुछ ऐसा था कि हम इस कॉन्टैक्ट से इस 7 kg पे नॉर्मल यहाँ लगा देते और इसी कॉन्टैक्ट से 3 kg पे नॉर्मल वहाँ लगा देते। अब ये जो नॉर्मल है इस पे यहाँ लगा है, एक्जैक्टली सेम नॉर्मल 7 पे यहाँ लगा है, तो उसकी इक्वेशंस कुछ ऐसी आती थी। 20 माइनस n इक्वल टू 7 है एंड n इक्वल टू 3 है। व्हेन यू सॉल्व दीज इक्वेशंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिखने की बजाय, मतलब इन दोनों मासेस को अलग अलग एनालाइज करने की बजाय, मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो, आप पुश करोगे तो पक्की बात है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्जैक्टली सेम इसके बराबर होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा तेज भागे। अगर ये ज़्यादा तेज एक्सेलरेट करेगा तो दीवार टूट जाएगी, और अगर ये ज़्यादा तेज एक्सेलरेट करेगा तो ये कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो मुझे स्टार्टिंग से क्लियर कट आइडिया है कि दोनों का दोनों सेम एक्सेलरेशन से भागेंगे, तो मैं काम कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग देम सेपरेटली मैं दोनों को एक यूनिट मान सकता हूँ, एक मास मान सकता हूँ। तो मुझे ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देगा कि 7 + 3 10 kg का मास है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और इसका एक्सेलरेशन है हो जाएगा 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब वापस वही सेम नॉर्मल वाली बात इसमें करें
तो हो ये रहा है कि इस 10 kg का जो ये वाला सेक्शन है, 3 kg वाला सेक्शन है, इस पे ये नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा होगा और इसका जो बाकी 7 kg वाला सेक्शन है उसमें नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा। तो नॉर्मल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, राइट। सो दी इंटरनल फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच अदर। सो हम लोग इस केस में भी जहाँ पर मुझे इस चीज़ का एश्योरेंस था कि दोनों सेम एक्सप्रेशन आएंगे, उनको सेम मान सकता हूँ। अब एक्स्ट्रापोलेटिंग द सेम लॉजिक हियर, अब इसी लॉजिक को हम यहाँ अप्लाई करें तो मालूम चल रहा है कि m जो है वो 5m के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, राइट। क्वेश्चन ही आपका ऐसा है, फाइंड f सच दैट m शुड नॉट स्लिप। अगर m 5m के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है तो मतलब m और 5m को आप एक मास मान सकते हो, मतलब एक 6 kg का मास हो जाएगा। और जब 6 kg का मास हो जाएगा तो जो इसमें इंटरनल फोर्स है वो इसमें है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल इस मास पे इधर लग रहा था और वही सेम नॉर्मल 5m पे इधर लग रहा था। तो अब मैं इस नॉर्मल को इग्नोर कर दूंगा, राइट। तो अभी इस 5m प्लस m 6m के मास को कुछ ऐसे एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया जा सकता है। अब देखो जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसके स्लिप ना करने के लिए इसका एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। वो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इसकी वैल्यू बाद में चेक करेंगे, बट मान लो a इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर आप a एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका और फोर्स F लगा रहे हो तो डायरेक्ट रिलेशन जो मिलता है फोर्स और एक्सेलरेशन में वो आ जाएगा फोर्स इक्वल टू 6ma। अभी ये देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाए। मैं इस m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर इस m पे एक नीचे मास लगेगा mg, फोर्स लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल ले रहा हूँ बिकॉज मैं m को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं पूरे 6m को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर मैं नॉर्मल को इग्नोर कर दूँ एज एन इंटरनल फोर्स। तो अब मैं इस m की बात करूँगा तो इसमें नॉर्मल लगेगा, राइट। यही दो फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कुछ और लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। कुछ लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स थोड़ी लगता है उसके ऊपर। स्यूडो फोर्स तो आप एज्यूम कर रहे हो कि उस पर लग रहा है जब आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं एज अ फ्रेम एक्सलेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आराम से बाहर बैठा हुआ हूँ इनर्शियल फ्रेम पे, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट पे मेरा कोई एक्सलेशन नहीं है। मान लो मैं रेस्ट पे बैठा हूँ अर्थ के रेस्पेक्ट पे। अभी इस मास का जो एक्सलेशन है वो इस लाइन के अलॉन्ग है, राइट। क्यों? क्योंकि आप इसको फोर्स लगा रहे हो, ये आगे जाएगा और उस स्लिप तो हो नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, राइट। तो जब हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो हम अलाइंड डायरेक्शन किसको बोलेंगे? तो बट ऑब्वियस है कि इसका एक्सेलेशन यहाँ पर है तो मेरे लिए अलाइंड डायरेक्शन ये वाला हो गया और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो अलाइंड के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है इस केस में, और ये mg जो है वो परपेंडिकुलर के लॉन्ग है, और नॉर्मल जो है ये एक रैंडम फोर्स हो गया। सो आई विल ब्रेक दिस नॉर्मल इनटू अलाइंड एंड परपेंडिकुलर फोर्सेस। सो इस n का ये कॉम्पोनेंट हो गया n cos 37 और इस n का ये कॉम्पोनेंट हो गया n sin 37। और जब मैं इन दोनों फोर्सेस को लिखूंगा तो मैं n नहीं लिखूंगा, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी 4/5n और यहाँ पर हो जाएगी 3/5n। नाउ दिस बॉडी इज नॉट एक्सलेटिंग along the डायरेक्शन, राइट, बिकॉज ये इसका लाइन डायरेक्शन है। तो डायरेक्टली आई कैन से 4/5n इक्वल टू mg। इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अब बचा ये वाला फोर्स। अब बॉडी इधर एक्सलेट कर रही है कैपिटल ए से, तो आई कैन से दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ध्यान दें ये जो एक्सेलरेशन है वो वही वाला एक्सेलरेशन है जो पूरे सिस्टम का इस तरफ था। ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम कैपिटल ए से आगे जाएगा और ये मास इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही है तो ये भी कैपिटल ए से आगे जाएगा। सो आई गॉट दीज टू इक्वेशंस। अभी मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन एज 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मुझे इस सिस्टम का ये एक्सेलरेशन मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट ये मास नीचे ना जाए। अब इस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, मुझे यहाँ से मिल जाएगा 45 m न्यूटन, वेयर m इज द मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक। सो अगर आपने इस सिस्टम को इस फोर्स से पुश किया तो दिस मास विल नॉट स्लिप डाउन। अब इसी चीज को हम लोग स्यूडो फोर्स से भी एनालाइज कर सकते थे, कुछ खास इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा, बट फिर भी वेरी क्विकली देख लेते हैं एक बार। स्यूडो फोर्स को आपको इन्वॉल्व करना है, मतलब कि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको एनालाइज करना है। अभी स्यूडो फोर्स को जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं कर रहा मैं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ऐसी कार है जो हमेशा इसके बाजू में रहती है। अब इसका एक्सेलरेशन आपने ए एज्यूम किया है कैपिटल ए, तो इसका भी कैपिटल ए होना चाहिए, राइट। तो अब जब मैं इस कार में बैठा हुआ हूँ और इस सिस्टम को एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे ये सिस्टम हमेशा अपने राइट साइड में दिखाई देगा और मैं सीधा बोल सकता हूँ कि दिस सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटिंग। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा भी एक्सेलरेशन इसके साथ सेम है। अब जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे इसके ऊपर जो एक्चुअल फोर्स लग रहे हैं इस m के ऊपर, उन फोर्सेस के अलावा
एक स्पेशल फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा कि लग रहा है, सो दैट मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख पाऊँ। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखी जा सकती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बैठ के, अगर आप सूडो फोर्स को इन्वॉल्व करो। तो अब जब मैं इस कार में बैठा हुआ हूँ जो ऐसे एक्सलेट हो रही है कैपिटल ए से, तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा कितना, इसका मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन, मगर उल्टे डायरेक्शन में। तो मैं बोलूँगा ये सूडो फोर्स इस पर स्मॉल एम इंटू कैपिटल लग रहा है, राइट। अब मुझे क्या दिखाई देगा, अब मुझे हमेशा ये वेज अपने राइट साइड में रेस्ट पे दिखाई देगा, राइट। अब अज्यूमिंग कि स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी सेम थी और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो ये मुझे हमेशा रेस्ट पे दिखाई देगा। तो अब ये जब मेरे को रेस्ट पे दिखाई देगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मास भी रेस्ट पे ही है। अब ये मास जो है ये इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर प्रिसाइजली, तो इस पर जो फोर्स लग रहे थे mg नॉर्मल और ma, ये तीनों फोर्स ऐड होके जीरो हो जाएंगे। तो वी कैन डू वन थिंग, इसका कंपोनेंट यहाँ लिया, इसका कंपोनेंट यहाँ लिया, जैसे पहले लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे। अब mg तो नीचे लग ही रहा है, उसके अलावा आपने एक सूडो फोर्स भी इन्वॉल्व कर दिया स्मॉल m इंटू ए, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो दिस इक्वल टू दिस आएगा, राइट। एंड फ्रॉम हियर यू गेट दिस इक्वेशन सी, सेम इक्वेशन आ गई आपकी। तो इस केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि क्वेश्चन काफी इजी था। लेकिन जो लास्ट केस में हमने देखा था कि ये स्लिप कर रहा था, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली सूडो फोर्स से आपकी चीजें काफी आसान हो गई थी। अब पुराने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया है। इसमें मैंने बोला है कि वही सेम वेज है 5m का, उसके ऊपर एक m का ब्लॉक रखा हुआ है, बट इस केस में यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, राइट, और यहाँ एक मास m2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m2, फाइंड m2 सच दैट m विल नॉट स्लिप। ये m2 कितना होना चाहिए कि ये m स्लिप ना करे, तो इसको देखते हैं अभी। सो जैसे हमने पिछले केस में देखा था, अगर ये जो यूनिट है 5m प्लस स्मॉल m 6m की, तो 6m की यूनिट जो है ये इस एक्सेलरेशन से आगे जानी चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि दिस मास विल नॉट स्लिप, मतलब स्मॉल m विल नॉट स्लिप ऑन 5m। तो अभी इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है, पुराने क्वेश्चन में इस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए, इस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना था वो सीधा सीधा 6m इंटू एक्सेलरेशन आ गया था। बट इस केस में वो डायरेक्टली फोर्स ना पूछ के उन्होंने बोला है कि वो फोर्स एक स्ट्रिंग से आएगा जिसके दूसरे एंड पे मास m2 है, तो उस m2 की वैल्यू निकालो। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मुझे ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो मासेस हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इसका एक्सप्रेशन पहले से बताया हुआ है, सो आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सो उसके लिए ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। इसका एक्सप्रेशन वही होगा जो इसका एक्सप्रेशन है, मतलब ये वाला, और इसमें टेंशन जो यहाँ लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू 6m इंटू ए। और जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशंस यू विल गेट आंसर। सो m2 कम्स आउट टू बी 18m। इस मास को आप 18m रखोगे तो कुछ इस तरह से एक्सलेट करेगा कि मास स्लिप ना करे। और ऑफ कोर्स वो एक्सलेशन आपको पहले से पता है 3g/4 बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। सो इन दिस प्रॉब्लम देयर आर 3 मासेस। यहाँ एक 10 kg का मास है, बड़ा सा ब्लॉक है ये, उसके ऊपर एक 3 kg का मास रखा हुआ है, एंड वाया दिस पुली एक और मास को एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जाती है, इट इज कनेक्टेड टू 3 kg मास एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू 2 kg मास, एंड दिस स्ट्रिंग पासेस वाया द पुली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस बड़े वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जाए सच दैट 2 kg शुड नॉट स्लिप डाउन। फाइंड f सच दैट 2 kg विल नॉट स्लिप डाउन। अभी तो ध्यान से देखो तो दिस क्वेश्चन हैज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम्स, जो इससे पहले 1-2 प्रॉब्लम्स किए हैं, कुछ हद तक वैसी ही प्रॉब्लम है ये, कि भाई एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में एक्सलेट नहीं करना चाहिए, तो बताओ सिस्टम पे फोर्स कितना है, ओके। तो इसमें भी हम एकदम देख के ही बोल सकते हैं कि अगर ये 2 kg का मास स्लिप नहीं करेगा नीचे, राइट, इसका मतलब 3 kg का मास आगे नहीं आएगा इसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुली से जो ये डिस्टेंस है यहाँ का, ये हमेशा मेंटेन रहेगा और ये भी मेंटेन रहेगा। सो 2, 3 एंड 10 ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएंगे। अब तीनों के तीनों मासेस जो है वो सेम एक्सेलरेशन से एक्सलेट करेंगे, बिकॉज तीनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है। सो वी कैन कंसीडर दिस होल सिस्टम एज वन मास। कितना? 10 + 3 + 2, एक 15 kg का एक मास मान सकते हैं जो आगे जा रहा होगा, और इनके बीच के जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको वापस से रीड्रॉ करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है आपको एक इस तरह का एक 15 kg का मास बना हुआ दिखेगा, राइट। अब मान लो इस 15 kg के मास से
एक्सपेक्टेशन है कि वो भाई कैपिटल ए एक्सलेशन से आगे जाना चाहिए। अब ये कैपिटल ए की एक स्पेशल वैल्यू आएगी, राइट? जैसे हमने पुराने क्वेश्चन देखा था कि वो सिस्टम किसी स्पेशल एक्सप्रेशन से एक्सलेट करता है तो उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक इस एक्सलेशन से एक्सलेट करना चाहिए, और इस एक्सलेशन से एक्सलेट कराने के लिए जो फोर्स है उसकी वैल्यू होनी चाहिए F इक्वल टू 15 कैपिटल ए। तो अब मेरा पूरा ध्यान इसमें रहेगा कि इस कैपिटल ए की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमको इंडिविजुअल मासेस को चेक करना पड़ेगा। जैसे 2 kg को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब 2 kg को क्यों एनालाइज किया है, वो एक स्पेशल टाइप का इंस्पेक्शन क्यों किया जा रहा है 2 kg पे, ये आपको विद प्रैक्टिस बहुत आराम से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 2 kg पे नीचे की तरफ फोर्स 2g है, ऊपर टेंशन है, और यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल n है। अब 2 kg का जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो 0 है। सो आई कैन से t इक्वल टू 2g। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, भले ही इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं, बट स्टिल इस 2 kg का यहाँ कोई एक्सेलरेशन है क्या? ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम कैपिटल ए से यहाँ जा रहा है, तो 2 भी यहाँ जा रहा होगा कैपिटल ए से, और उस n की वैल्यू 2 कैपिटल ए होती है, ठीक है। इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ऐसे बता दिया है। तो t की वैल्यू 2g आ गई। अब इस मास को देखते हैं। तो ये 3 kg का जो मास है, इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा 3g, एक इसका कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल ऊपर लगेगा n डैश का यूज किया बिकॉज मैं n पहले यूज कर चुका हूँ, और उस पर एक लेफ्ट साइड में लगेगा टेंशन, राइट। अब सीधी बात है, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, और वो भी कैपिटल ए है, राइट, क्योंकि पूरा सिस्टम है वो कैपिटल ए से यहाँ जा रहा है। तो ये n डैश और 3g कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बचेगा सिर्फ ये t, एंड आई कैन से दिस t इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल ए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि t की वैल्यू मुझे पहले से पता है 20, राइट। तो मैं सीधा बात बोल सकता हूँ कि इनको यूज करके मुझे मिलेगा 2/3g। So this is the expected acceleration of the whole system. तो very quickly let's do it once again. हुआ ये था कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाना चाहिए। अब इस सिस्टम में कोई भी मास किसी दूसरे एस्पेक्ट में एक्सलेट नहीं कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ये 2 kg का मास नीचे नहीं आएगा। अब ये 2 kg का मास नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो टेंशन है ना वो 2g के बराबर हो जाएगी। यहाँ देख के मालूम चलता है हमें, राइट, टेंशन की वैल्यू 2g हो जाएगी। अब ये टेंशन इस मास के आगे के मोशन के रिस्पॉन्सिबल है। अब भले ही पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये 3 kg का जो मास है इसको आगे ले जाने वाला सिर्फ एक फोर्स है, वो है टेंशन। इसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस 3 kg के मास को आगे ले जाने की। उस टेंशन की वैल्यू मुझे पहले से पता की 2g, और इसको आगे ले जा रहा है 2g, तो 2g वाला फोर्स जो है इसको आगे लेके जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/3, राइट, 2g/3। और इसका एक्सेलरेशन अगर 2g/3 है तो पूरे सिस्टम का भी एक्सेलरेशन 2g/3 होना ही चाहिए, सो दैट ये इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट ना करे। और ऐसा क्यों जरूरी है कि ये इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट ना करे? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये नीचे नहीं आने के लिए जरूरी था कि ये इसके रेफरेंस में एक्सेलरेट ना करे, सो दैट दिस लेंथ विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो बस अब ये 2g/3 का जो एक्सेलरेशन है इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेट फोर्स आना चाहिए आपका 10g, मतलब 100 न्यूटन। तो वापस से एक बार ध्यान दे देना कि जब आप इस 15 को ले रहे थे टोटल, तो आपने टेंशन को इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में टेंशन यहाँ लगेगा, राइट, और ये जो पुली है, पुली पर टेंशन यहाँ लगेगा, और पुली और मास दोनों इसी सिस्टम के पार्ट है, तो ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सिमिलरली इस मास पे जो टेंशन ऊपर लगाए वो पुली पे नीचे लगाए, तो अगेन पुली और मास एक ही सिस्टम के पार्ट है, तो टेंशन को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे, राइट, ये जो नॉर्मल नीचे लगाए वो नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर जो नॉर्मल इस पे यहाँ लगाए वही सेम नॉर्मल यहाँ लगेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टेंशन है, नॉर्मल को हम पूरा इग्नोर कर लेते हैं, और सिर्फ बचता है 15 kg के मास, जिसपे एक 15g नीचे फोर्स लगता है और यहाँ से एक नॉर्मल ऊपर लगता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। तो इस क्वेश्चन में पुराने वाले क्वेश्चन से भी थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट है। पुराना क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था कि भाई ये 2 kg का मास नीचे एक्सलेट नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट स्लिप डाउन विद रिस्पेक्ट टू 10 kg मास। तो ये स्लिप नहीं हुआ इसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी स्लिप नहीं हुआ था उसके रिस्पेक्ट में, और पूरे के पूरे 15 kg को एक मास मान लिया था, राइट। बट इस केस में क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि दिस 2 kg मास should accelerate upward. Find f such that 2 kg mass accelerates upward with 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस f को कितना लगाया जाए कि ये मास 2 kg का ऊपर एक्सलेट करे इस एक्सेलरेशन से। तो सोचने वाली बात इसमें यह है कि
ये क्वेश्चन आपका थोड़ा और ज़्यादा खून चूसेगा, क्योंकि ये 2 kg के मास चुपचाप ऊपर नहीं एक्सलेट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप सिस्टम को छोड़ दोगे ऐसे ही तो 2 kg का नीचे आता है, राइट। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप इसमें फोर्स लगाते हो, राइट। जैसे मैंने पहले देखा, शायद 100 न्यूटन का था, तो उस फोर्स लगाने की वजह से ये मास नीचे नहीं गया। तो अब थोड़ा उसको फील लेने की कोशिश करो कि अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा पुश लगाना पड़ेगा, राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपने 100 न्यूटन लगाया था, 100 न्यूटन, तो ये नीचे नहीं गिरा था। अब आप चाहते हो ऊपर हो जाए, राइट। तो अब आपको इसको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट ये ऊपर जाए। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस थिंग। इस सिस्टम को देखो, इसको विजुअलाइज करने के लिए आप इस सिस्टम को देखो। मान लो यहाँ पर एक 2 kg का मास है और यहाँ पर कोई से 5 kg का मास है, ठीक है। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। अब आप इसको फोर्स लगाओगे ना तो क्या होगा, ये आगे जाएगा ना, राइट। ये आगे जाएगा और वो वहीं रह जाएगा। ये आगे जाएगा ही नहीं, बिकॉज कोई इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है। इस पर फोर्स लग रहा है 2G और नॉर्मल, वो यहाँ नहीं लगते, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो आप इस पर पुश करोगे तो ये आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा, तो 2 kg का मास 5 के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा, राइट। आप ऐसे भी देख सकते हो यार। तो ये मास है, ठीक है, मान लो 2 kg वाला है और ये 5 kg वाला है। तो आप इस 5 kg वाले मास को इधर खींचोगे तो 2 kg वाला आगे नहीं आता ना, राइट। ये 2 kg वाला आगे क्यों जाएगा? हल्का सा गया भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हल्का फ्रिक्शन है यहाँ पे, बट एकदम स्मूथ ले लोगे तो इसको आप ऐसा खींचोगे तो ये मास इसके रेस्पेक्ट में पीछे आता है, इसके रेस्पेक्ट में। तो एक्चुअली में वो वहीं रहता है, ये आगे खिसक जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये 2 kg का मास इसके रेस्पेक्ट में पीछे आएगा। इस तरह से एक पुली है और ये स्ट्रिंग लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग ये ऊपर जाएगी, ऊपर खींचेगी। अगर आपने कुछ मास लगा भी दिया तो भी ये मास की टेंडेंसी ऊपर जाने की हो सकती है, अगर ये मास इसके रेस्पेक्ट में पीछे आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। एंड आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ ऐसा कुछ तो होने वाला है कि अगर इसको जोर से पुश करोगे तो हो सकता है कि ये मास ऊपर चले जाए, राइट। वंस यू गेट अ फील ऑफ इट तो उसके बाद नंबर्स में आना स्टार्ट करेंगे, तो इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन से पहले थोड़ी एक और चीज़ वापस देख लेते हैं जो मैं बता रहा था पहले आपको, कि ये 2 जो है ऊपर जाएगा, बट एट द सेम पॉइंट टाइम 2 आगे भी आएगा, राइट। क्योंकि आपने इसको आगे पुश किया था, मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि बॉडी आगे जा रही थी, राइट। तो अब ये बॉडी आगे जा रही थी, राइट, मेरे केस में ये वाला बॉडी आगे जा रही थी, राइट। तो ये जब बॉडी आगे जाएगी तो 2 भी आगे जाएगा, और 2 आगे जाएगा तो 2 का एक्सप्रेशन ये वाला भी होगा, तो 2 ऊपर भी जा रहा है, 2 इधर भी जा रहा है, और 2 अल्टीमेटली यहाँ जा रहा होगा, राइट। एंड दैट मेक्स इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। 2 का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत आराम से नहीं है कि भाई चुपचाप ऊपर जाएगा वो या फिर चुपचाप आगे जाएगा। 2 जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप पूरा अंधेरा कर दो और यहाँ पर एक एलईडी लगा दो, एलईडी, ठीक है, और इस एलईडी को देखोगे तो एलईडी का मोशन आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब हमें शायद नॉन इनर्शियल फ्रेम की हेल्प लेनी पड़ेगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये मिलेगा कि जैसे मान लो जब मैं इस कार में बैठ जाता हूँ जिसका एक्सेलरेशन कैपिटल ए दिया है, और कैपिटल ए इस मास का भी एक्सेलरेशन है 10 kg वाले मास का। और ध्यान रखना 10 kg वाले मास का एक्सेलरेशन और सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पहले वाले केसेस में ये 2, 3 और 10 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थे हमेशा, तो इसलिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही मान लिया था। बट इस केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, बिकॉज इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो मेरा इंटरेस्ट है इस मास के एक्सेलरेशन में, 10 kg के मास के एक्सेलरेशन में। तो जब मैं कैपिटल ए से आता हूँ तो फिर मुझे इस सिस्टम को रेस्ट पे देखने का मौका मिलेगा, और ये थ्रू आउट रेस्ट भी रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये रेस्ट पे रहेगा तो मुझे एडवांटेज ये मिलेगा कि मुझे इस 2 kg के मास का एक्सेलरेशन ऊपर दिखाई देगा, राइट। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 2 kg का मास आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, सो दैट इसका जो नेट एक्सेलरेशन है 2 kg वाले का वो बहुत रैंडम सा डायरेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठ के मुझे ये रेस्ट पे दिखाई दिया तो प्रिसाइजली मुझे सिर्फ 2 ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज। सीधा बोल सकता हूँ कि अलाइन डायरेक्शन मेरे लिए ऊपर का हो गया। कल जो हमने एक शीट की बात की थी, अगर उसमें भी हम ड्रॉ करें, जो मैंने बोला था ना, एक कार में बैठा हूँ, कार की विंडो पे मैं ड्राइंग बना रहा था, तो मुझे हर बार इस बॉडी की, इस 2 kg की जो पोजीशन है
वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। ओके, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस कार में बैठ गया हूँ तो मैं एक NIF बन गया हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू पे दैट प्रीमियम वाज स्यूडो फोर्स। तो इन स्यूडो फोर्सेस को मैं अपनी इक्वेशंस में इन्वॉल्व करूंगा। तो पहले FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये इनके FBDs हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे इजी है समझना 3 kg वाले का, एक बट नेचुरल है, नीचे फोर्स लगेगा 3G ये, और इसका जो कॉन्टैक्ट है इसकी वजह से 3 पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर N डैश, वही कॉन्टैक्ट इस मास पे नीचे लगेगा, राइट, ये वाला। अब इस पे एक टेंशन लगेगा लेफ्ट साइड में T, राइट। अभी दूसरा जो ये 2 kg के मास है इसको एनालाइज करते हैं। इस 2 kg पे एक नीचे फोर्स लगेगा 2G और एक टेंशन लगेगा इसको स्ट्रिंग के अलॉन्ग ऊपर की तरफ T, राइट। और एक लगेगा नॉर्मल इस मास का इधर, इस कॉन्टैक्ट की वजह से एक नॉर्मल 2 पे यहाँ लगेगा, वो ये वाला है। और वही नॉर्मल इस मास पे 10 kg के मास पे इधर लगेगा, से ये वाला, राइट। अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है वो 3 kg को यहाँ खींचेगी T से, जैसा आपने यहाँ बताया। अब वही स्ट्रिंग इस पुली को यहाँ खींचेगी सेम T से, राइट। ये बात समझनी बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। सी पुली जो है इस मास का सिस्टम है, राइट। तो अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें इस एंड पे 3 पे फोर्स यहाँ लगता है और वही फोर्स इस एंड पे जबकि पुली पे यहाँ लगता है, राइट। तो पुली इस मास का पार्ट होने की वजह से मैं इस टेंशन को, ये टेंशन जो है इस टेंशन को 10 kg पे लगाता हूँ, ये वाली टेंशन। तो सेम लॉजिक, ये जो स्ट्रिंग है इस पे जो 2 kg के लिए टेंशन ऊपर लगी थी ये वाली, वही सेम टेंशन इस पुली के लिए नीचे लगेगी, ये वाली। अब 10 kg का खुद का एक मास है 10G, राइट, और एक इस ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर N डबल डैश, और जो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया है वो यहाँ लगेगा, राइट। तो ये आपका 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कुछ फोर्सेस किसी काम के नहीं है यहाँ पर। कौन से? इसके वर्टिकल फोर्सेस 10 के, क्योंकि मुझे पता है कि 10 जो है वो वर्टिकली मूव नहीं करता है। तो इस ओवरऑल FBD को थोड़ा स्मार्ट FBD बनाते हैं, थोड़ा और इजी कर देंगे ये वर्टिकल फोर्सेस को इग्नोर करते हुए। सिमिलरली 3 kg के ऊपर कोई एक्सलेशन यहाँ पर नहीं है, तो 3 kg वाले को भी इसके अलावा हम इग्नोर कर देंगे, राइट। तो ये इग्नोर करके मुझे मिला इतना, और सिमिलरली 10 के लिए मिलेगा कुछ ऐसा। अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है देखने में पूरा, पहले काफ़ी मैसी हो गया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इनके एक्सलेशन का डायरेक्शन क्या है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये 10 kg का मास है, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं ए से आगे जा रहा है, ठीक है, ये ए से आगे जा रहा है, राइट। और ये 2 kg का मास है, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए 4 से, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता, ये इधर जाता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बिकॉज ये मास भी आगे जा रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक ऐसी कार में बैठ गया था जो इसके साथ आगे जा रही थी, कैपिटल ए से। और जब मैं इस कार में बैठ के देखता हूँ 2 kg को, तो मुझे 2 kg सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 kg का जो एक्सलेशन है वो ऊपर की तरफ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था द बॉडी एक्सलेट्स अपवर्ड विद 4। अब ये जो 4 इसका वर्टिकल मोशन है, ये मोशन सिर्फ मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं इस कार में बैठा हुआ हूं जो कि इस तरह से एक्सलेट कर रही है कि ये मेरे लिए रेस्ट पे है। इस कार में बैठ के जब भी मैं इस मास को देखता हूं, मुझे ये मास रेस्ट पे दिखाई देता है, और इस मास के रेस्ट पे दिखाई देने की वजह से इस 2 का मोशन मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये 2 का जो मोशन है मुझे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, इसीलिए बोलता हूँ 2 का एक्सलेशन ऊपर की तरफ है 4। बट अगर हम किसी ऐसे आदमी से बात करें जो कि अर्थ के ऊपर रेस्ट पे है, राइट, प्रिसाइजली इनर्शियल फ्रेम है, उससे हम पूछें भाई तू बता तेरे को 2 का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो बोलेगा कि 2 जो है ऊपर भी जा रहा है और 2 आगे भी जा रहा है, क्योंकि उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी आगे जा रही थी, ये गाड़ी आगे जाएगी तो 2 भी आगे जाएगा। तो वो बंदा बोलेगा 2 आगे भी जा रहा है, 2 ऊपर भी जा रहा है, तो उसको कुछ ऐसा वियर्ड सा डायरेक्शन दिखाई देगा। और इस मोशन की जो एनालिसिस है वो रिलेटिवली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी 2 kg की बॉडी मेरे रेफरेंस फ्रेम में ऊपर जा रही है 4 से, एंड एग्जैक्टली सेम तरीके से ये बॉडी मेरे रेफरेंस फ्रेम में इधर जाएगी सेम 4 से। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। मेरे लिए रेस्ट पे ये, तो अगर ये मेरे को x ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो मुझे ये भी x पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट इसका x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, और डिस्प्लेसमेंट का ही टाइम फ्रेम में हायर वर्जन एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इसका एक्सेलरेशन मुझे अगर 4 दिखाई देता है तो मुझे इसका एक्सेलरेशन 4 दिखाई देगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये उठ के आती है, ये बॉडी जिस पे फोर्स यहाँ लग रहा है इसका एक्सेलरेशन यहाँ कैसे हो सकता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वायलेट कर रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रैप नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये NIF वाले ऑब्जर्वर की देखी हुई वैल्यूज़ हैं, और NIF नॉन इनर्शियल फ्रेम द्वारा देखी हुई जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं करती हैं अनलेस आप सूडो फोर्स यूज़ करें। मतलब कि सूडो फोर्स यूज़ करोगे तो ही आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख पाओगे इन वैल्यूज़ के साथ में, राइट। तो सूडो फोर्स क्या होता है देखते हैं। इस बॉडी का मास, मान लो मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, तो इस बॉडी का मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन, मेरा एक्सेलरेशन ए इस तरफ है a, उसका मास है 2, तो 2 इंटू कैपिटल A विल बी द सूडो फोर्स। डायरेक्शन इसका मैंने 2a यहाँ पर लिया है बिकॉज मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर था a, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। सिमिलरली इससे बात करते हैं, इस पर सूडो फोर्स कितना लगेगा? इसका मास इंटू मेरा एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ये वाला होगा। लाइकवाइज इससे बात करते हैं, इसका मास इंटू मेरा एक्सेलरेशन। तो ये जो ब्लू कलर में लिखे हैं तीनों सूडो फोर्स हैं, PS मतलब सूडो फोर्स। तो अभी इन सूडो फोर्स की प्रेजेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लिखा जा सकता है। तो अब जैसे इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो सीधा बोलेंगे भाई इस बॉडी पे यहाँ फोर्स लग रहा है 3 है, इधर लग रहा है T, तो नेट फोर्स इधर लग गया 3a माइनस T। तो इसकी इक्वेशन आएगी 3a माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके लिए लिखते हैं, अब ये इधर तो एक्सेलेट हो नहीं रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा इसका, n इक्वल टू 2a हो गया। अब इस तरफ एक्सेलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर क्या हो गया? T माइनस 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसके लिए लिखते हैं 10 kg के लिए। सो दीज 4 इक्वेशंस विल गवर्न द मोशन ऑफ दीज 3 मासेस। ठीक है, तो इन 3 मासेस का जो मोशन है उनको ये चारों इक्वेशन कमांड करने वाली हैं। तो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर देखते हैं। एक T है, ठीक है, एक F है, एक N है और एक A है। 4 वेरिएबल्स हैं और यहाँ 4 इक्वेशंस हैं। अब देखने में लग सकता है कि ना बहुत लंबा चौड़ा काम है, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। मेरे बहुत ईजी है बिकॉज आप इसको देखो तो इसमें T इक्वल टू 28 डायरेक्टली आता है, राइट। 20 प्लस 28, तो ये तो एक सीधा सीधा वैल्यू है। अब ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 3a की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज यू पुट 3a इक्वल टू 12 प्लस 28, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 40/3। तो t मिल गया आपको 28, a मिल गया 40/3। तो इफेक्टिवली 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन ही बचा आपके पास, वो आप फटाक से कर दोगे। एक और चीज़ है यहाँ पर इसमें, यहाँ पर मैंने a एक्सप्रेशन मेंशन किया है, लेकिन जब मैंने इक्वेशन लिखी है तो बोला F माइनस दिस फोर्स इक्वल टू 0। अब ये सिली मिस्टेक जोन है यहाँ पर। सीधी बात है ना, ये जो मैंने 10a लिखा है वो सूडो फोर्स है, इसका मतलब मैं उस नॉन इनर्शियल कार में बैठ के इन इक्वेशंस को लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये 0 एक्सप्रेशन से ज़्यादा वो दिखाई देगा। मतलब ये मेरे लिए अभी रेस्ट पे आ गया है, तो एक्सप्रेशन का सवाल ही नहीं उठता जब मैं इसको NIF से लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पर गलती मत कर देना, ठीक है। कई लोग इसको सीधा 10a लिख देते हैं, जो कि गलत है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीस इक्वेशंस। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे को आ गया 188 न्यूटन। मतलब अगर आप इससे 188 न्यूटन लगाओगे फोर्स, तो ये बॉडी जो है ये ऊपर एक्सलेट करेगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसे जस्ट पहले जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया था, तब ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही थी। अच्छा, जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाएगी इसमें, तो आपको इतनी सारी इक्वेशंस और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। मैं ज़रा बताता हूँ आपको फटाफट, बट इंपॉर्टेंट ये कि आपको सबसे पहले ये सब समझ में आना चाहिए, एंड देन ग्रेजुअली और नेचुरली आपकी स्पीड और जो आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ता रहेगा। तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अटेन करने के बाद आपको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो, ये जो मास है, ठीक है, ये नीचे तो जा नहीं रहा है ऑब्वियसली, इसको ऐसे पुश किया कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा इस एक्सप्रेशन से, 4 के एक्सप्रेशन से, तो ये टेंशन में डायरेक्टली दिख जाएगी। कैसे? नेट फोर्स होना चाहिए 4 × 2 8, नीचे लग रहा है 20, तो ऊपर हो गया 20 + 8 28, तो यहाँ पर आ गया T इक्वल टू 28 न्यूटन। अच्छा, अब T इक्वल टू 28 न्यूटन यहाँ पर आ गया आपका, तो आपको इसका एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन दिखाई देगा इस तरफ, जो कि कितना हो जाएगा 28/3।
अब 28/3 इसका यहाँ एक्सेलरेशन है, बट मुझे पता है कि ये 4 से ऊपर जा रहा है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में 4 से पीछे आ रहा होगा, राइट। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन a एज्यूम करोगे तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगा a माइनस 28/3, राइट, बिकॉज ये a से आ रहा है, ये 28/3 से आ रहा है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ 28/3 से आएगा, तो a माइनस 28/3 विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में 4 से ऊपर जा रहा है तो 4 से पीछे जाना चाहिए। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 40/3। अब 40/3 इसका एक्सप्रेशन आ गया, अब 40/3 इसका एक्सप्रेशन आ गया, तो अब आप सीधी सीधी बात कर सकते हो कि देखो ये 10 kg का मास और ये 2 kg का मास भले ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है, बट इस डायरेक्शन के लिए दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो मैं इस डायरेक्शन का फोर्स लिखता हूं, तो 10 + 2 12 kg का एक मास मान सकता हूं इसको। तो 12 kg के मास पे यहां कितना फोर्स लगना चाहिए कि वो 40/3 से जाए, लगना चाहिए 12 × 40/3। लेकिन इस 12 kg के मास पे ये टेंशन भी लग रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स था। नो, अगर आप इस 12 kg के मास को ले रहे हो तो ये टी इंटरनल फोर्स नहीं है, बिकॉज 3 kg को भी इंक्लूड करना पड़ता इसको इंटरनल फोर्स बनाने के लिए। तो 12 kg मतलब 2 + 10 के लिए ये टेंशन जो है एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जो कि हम निकाल चुके थे 28 न्यूटन, राइट, यहाँ लग रहा है। और नेट फोर्स आपको यहाँ चाहिए इतना, राइट, तो आपको F लगाना पड़ेगा इक्वल टू 28 प्लस इतना, बिकॉज टेंशन को भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 188 न्यूटन। अभी ये इसका थोड़ा फास्ट मेथड हो गया, लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया ये कुछ टाइम के बाद जब आप अच्छा खासा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ले चुके हो तो फिर इस तरह से हैंडल करना ठीक है, नहीं तो बेटर है यू गो बाय द रेगुलर मेथड। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर किस तरह से पॉइंट्स को ट्विस्ट किया गया है, तो आई एम 100% श्योर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एक 1 kg का मास है, राइट, जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और उस स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक मासलेस पुली है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है मासलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग, तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग एंड पुली मासलेस है। अभी इस पुली से एक और स्ट्रिंग जाती है जिसका एक एंड 3 kg का है और दूसरा एंड 2 kg का है। क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस 1 kg मास। तो ये क्वेश्चन जो है अपने रूटीन पुली वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके राइट साइड में मतलब इस स्ट्रिंग के साथ कोई सिंगल मास अटैच नहीं है। और अगर आप ये सोचोगे कि सर हाँ ये 2 + 3 को मैं एक 5 kg का मास मान लूँ, तो डेफिनेटली गलत है। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है कि वो इसको 5 kg मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा इसको 5 kg क्यों नहीं मान सकते हैं। इसको 5 kg इसीलिए नहीं मान सकते हैं बिकॉज इस 2 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो एग्जैक्टली इस 3 kg के एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा, राइट। और बाई डिफॉल्ट भी दिखता है ये ना, ये 2 डिफरेंट मासेस हैं, तो हाईली लाइकली वो दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएंगे, राइट, और इनफैक्ट जाएंगे। तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से अगर हम इसमें एक कॉमन एक्सेलरेशन असाइन करेंगे तो उसको आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 kg के मास को मैं कौन सा एक्सेलरेशन असाइन करूं, 2 kg वाला या 3 kg वाला, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता, मान लो मैं बोलता कि ये दोनों मासेस 2 kg के हैं, तो फिर सिनेरियो काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल हो जाता। कैसे? अगर ये दोनों मास 2 kg के हैं तो उन पे फोर्सेस क्या लगेंगे, दोनों मासेस के ऊपर नीचे की तरफ 2g लगेगा और दोनों मासेस के ऊपर की तरफ t लगेगा। सो नेट फोर्स नीचे की तरफ किसी भी मास पे 2g - t का होगा। अब दोनों के फोर्सेस भी सेम है नीचे की तरफ, दोनों के मासेस भी सेम है, तो बट नेचुरल है दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वो भी सेम होगा। अब दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम हो गया तो इसका मतलब ये मास दूसरे मास के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और इसका मतलब मैं इस पूरे 4 kg के सिस्टम को एक 4 kg का मास मान सकता हूं। और इन दैट सिनेरियो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एंड इनफैक्ट मैंने कई बार स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है। गलती ये है कि वो रियलाइज नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स ये रियलाइज नहीं कर पाते कि 2 + 2 को हम 4 kg के पास मान सकते हैं। और डेफिनेटली दो स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग इट बाय अ वेरी लेंथी मेथड, और अपने आप में कोई मिस्टेक है वो, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो अभी अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इस मास को 3 kg दिया हुआ था। तो
अब ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, मान लिया कि इसमें इसको मैं 5 kg का मास नहीं मान सकता, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है, अगर 5 kg का मास नहीं मान सकता तो भी क्या मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, नीचे ए से आ रहा है ऊपर ए से आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? देखो, मान लो ये मास नीचे आया है से 5 इंच, ये 5 इंच नीचे आया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 5 इंच जाएगा? हाँ, डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि ये पुली अगर रेस्ट पे होता तो हम बोल सकते थे कि अगर ये 5 इंच नीचे जाएगा तो वो 5 इंच ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसका नीचे जो एक्सेलरेशन ए होगा वो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा। बट इस केस में ये पुली विल बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, ये जो पुली है कुछ ऊपर नीचे गया तो डेफिनेटली हम ये बातें नहीं बोल सकते। तो इसको समझने के लिए एक दूसरी सिचुएशन एनालाइज करते हैं, इट बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट। तो इसको समझने के लिए पहले एक फ्रेम देखते हैं। ये फ्रेम जो है ये दीवार पे लटका हुआ है, ठीक है, फिक्स है मान लो दीवार के साथ ये, और यहाँ पर इसमें एक पुली है फ्रेम के ऊपर, और एक स्ट्रिंग है 20 इंच की, ठीक है, 20 इंचेस की एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ आती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाला सेक्शन जो है ये 8 इंच का है, 8 इंच का है, और ये वाला सेक्शन जो है वो 12 इंच का है, ठीक है। अब मान लो ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर चले गया से बाय 3 इंचेस, ये 3 इंच ऊपर चले गया, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा ये, राइट। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो बट ऑब्वियस है कि ये वाला पॉइंट जो है वो 3 इंच नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर 3 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे 3 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है, राइट। बट अब एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्रेम 1 इंच नीचे आ गया है। तो जो न्यू पोजीशन है फ्रेम की मैंने वो रेड कलर में दिखाई है, ठीक है। अब जब ये पूरा फ्रेम 1 इंच नीचे आएगा तो बट ऑब्वियस है जो इसका पुली है वो भी 1 इंच नीचे आएगा। अब जब मैं उस स्ट्रिंग को ड्रॉ करता हूँ इस पुली के रेफरेंस में, और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वाला पॉइंट यहाँ आ चुका है, ठीक है, कितना 3 इंच ऊपर, जो कि मैंने पिछले फ्रेम के हिसाब से लिखा था कि ये 3 इंच ऊपर गया है, तो अभी ये यहीं पर ही है मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले के कंपैरिजन में 3 इंच ऊपर है, मगर पुली जो है 1 इंच नीचे आ गया है। तो अभी स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कैसी आएगी। अब ये लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ 4 इंच की बचेगी। क्यों? टोटल लेफ्ट पहले 8 इंच था, ये 3 इंच ऊपर गया, और ये पुली भी 1 इंच नीचे है ये, राइट। दिस पुली हैज कम डाउन बाय 1 इंच, राइट, क्योंकि पूरा फ्रेम जो है 1 इंच नीचे गया है तो ये पुली भी 1 इंच नीचे गया है, तो 1 इंच यहाँ से कम हुआ और 3 इंच यहाँ से कम हुआ, तो ये जो लाइन है रेड वाली ये आपको दिखाई देगी 8 - 3 - 1 मतलब 4 इंच की। और टोटल स्ट्रिंग 20 इंच की थी, टोटल स्ट्रिंग 20 इंच की है, लेफ्ट में आपके लिए 4 इंच है, तो बट ऑब्वियस राइट में कितना होगा 20 - 4 16 इंच। तो 16 इंच की रस्सी हम बनाएंगे राइट साइड में, तो कैसे बनेगी वो सी, तो वो कुछ ऐसे बनेगी 16 इंच, राइट। लेफ्ट स्ट्रिंग है 4 इंच और राइट स्ट्रिंग है 16 इंच, ओके। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट एंड था वो 3 इंच ऊपर गया था, बट वो जो राइट वाला है वो कितना इंच नीचे आ गया, चेक करते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली 5 इंच। तो ये बस ये सिंपल सा एल्जेब्रिक एडिशन ही है जो आपको ढंग से देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो विद वेरी क्विकली वी विल सी इट अगेन। जो स्टार्टिंग फ्रेम था वो ग्रीन वाला था, इसमें ग्रीन लाइन 8 इंच की थी पूरी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 12 इंच की थी। तो 8 + 12 आपको 20 इंच मिला था, जो कि मेरी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ थी। फिर मैंने बोला कि ये जो एंड है ये नीचे गया है 3 इंच, ठीक है। अब ये एंड 3 इंच नीचे गया है, लेकिन साथ साथ फ्रेम भी 1 इंच नीचे आया है, ठीक है। तो 1 इंच यहाँ से कम हुआ, 3 इंच यहाँ से कम हुआ, तो आपकी जो स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड वाली वो बची आपकी सिर्फ 4 इंच की, है ना, 8 - 3 - 1। अब 4 इंच की स्ट्रिंग लेफ्ट में बची है, टोटल 20 की है, तो राइट साइड में 16 इंच की स्ट्रिंग बचेगी। और 16 इंच की स्ट्रिंग को हम कैलकुलेट करते हैं तो मालूम चलता है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट 5 इंच नीचे आया है। अब इसको आपको स्केल लेके करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी देख सकते हो यहाँ से कि 3 इंच ऊपर गया, 1 इंच नीचे आया, तो 4 इंच की रस्सी फ्री हुई है यहाँ पर, तो वहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा आएगा, राइट। तो 4 इंच एक्स्ट्रा आने का मतलब ये हुआ कि ये राइट साइड वाली स्ट्रिंग जो है, राइट वाली स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 4 इंच ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जो एंड पॉइंट है ये 5 इंच नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 4 इंच ज़्यादा है, मगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 इंच नीचे से, तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेंथ
प्लस 1 इंच नीचे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल ये 5 इंच हो जाएगा, राइट। तो अब इसी चीज को मैं अगर वेरिएबल्स में बोलूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो ये पॉइंट x ऊपर गया है, इट हैज गॉन अप बाय x, और ये जो फ्रेम है y नीचे आया है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x प्लस y इतना नीचे आएगा, क्योंकि x इंच यहां ऊपर गया, y नीचे आया, तो राइट वाली स्ट्रिंग x प्लस y इंच ज्यादा लंबी हो गई। तो इसकी जो लेंथ है राइट वाली स्ट्रिंग की वो x प्लस y इंच ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होने की वजह से उसमें y और ऐड करना पड़ेगा, तो ये x प्लस 2y नीचे आएगा। एक और तरीका है इस चीज को समझने का, वो ये है कि आप स्ट्रिंग की लेंथ कंपेयर करो प्रीवियस और रिसेंट केस में। तो प्रीवियस केस में देखेंगे तो यहां पर y इंच की रस्सी थी, यहां पर y इंच की रस्सी थी, तो 2y इंच की रस्सी यहां से फ्री हुई और x इंच की रस्सी यहां से फ्री हुई, तो सारी की सारी एक्स्ट्रा क्या यहीं आएगी ना, तो 2y की यहां से, x की यहां से, वो एक्स्ट्रा यहां पर आई है, तो 2y प्लस x हो गया। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ वी विल अपग्रेड दीज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये वाला मास, लेफ्ट वाला मास a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है और ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आता है, ये पुली जो है a1 एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो ये वाला जो मास है वो a2 मतलब x प्लस ट्वाइस ऑफ a1 मतलब 2y इस एक्सप्रेशन से नीचे आएगा। तो दिस इज समथिंग आई हैव टू असाइन देयर। मैं इसके लिए बोलूंगा अगर ये a2 से ऊपर गया, राइट, और ये पुली a1 से नीचे आया, तो ये वाला जो मास है ये नीचे आएगा a2 प्लस 2a1 से। So this will be the expression of 3 kg mass in terms of expression of 2 kg and expression of pulley. अब बट ऑब्वियस है कि ये पुली A1 से नीचे आ रहा है, तो ये भी A1 से ऊपर जाएगा। Now let's quickly check the forces there. अब देखो 3 kg पे नीचे 3g लगेगा, 2g लगेगा और इस पे 1g लगेगा, इन तीनों मासेस पे, ठीक है। अब 3 पे ऊपर टेंशन T लगेगा, अब वही सेम स्ट्रिंग यहाँ पर आती है तो इस पे भी टेंशन T लगेगा, राइट। अब इस पे भी T है, इस पे भी T है, और ये पुली मासलेस है तो इस पॉइंट पे 2T लगेगा, तो ये स्ट्रिंग में हर जगह 2T आएगा, तो इस पे ये 2T ऊपर लगेगा। ये मैंने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर के फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको बता दिया था। ओके, तो अब आपके पास सारे फोर्सेस हैं और आपके पास एक्सेलरेशन असाइनमेंट भी है यहाँ पर कि कितने कितने एक्सेलरेशन आएंगे। नाउ आई जस्ट नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दीज मासेस। तो जैसे इसके लिए लिखेंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है 2T माइनस 1G, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू A1। सिमिलरली इस पे जो नेट फोर्स ऊपर लगेगा वो होगा T माइनस 2G, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू A2। And if you look at this mass, the net force downward is 3g minus t equal to 3 into this acceleration. अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आई एम डन विद द क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, जो भी करना है वो सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस है। बहुत आराम से 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। सो इनको पूरा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लिया, आई विल गेट दिस, देन फर्स्ट इक्वेशन माइनस डबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन, आई विल गेट दिस, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया एंड देन दोनों को ऐड कर दिया, आई विल गेट दिस, और फाइनली मेरा आंसर आता है 19/29g। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो। सो अल्टीमेटली हमें समझ में आ गया कि ये जो मास है ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा 19/29g के एक्सेलरेशन से। देयर आर फ्यू मोर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो कि थोड़े ज़्यादा फास्ट होंगे और डेफिनेटली ईजी भी रहेंगे। उनमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है स्यूडो फोर्स वाला। So let's solve the same problem by using the pseudo force. So method number 2, solving this problem from a non-inertial frame. तो इसके बारे में हम पहले काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, बट वेरी क्विक फ्लैशबैक। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम अपना जो फ्रेम और रेफरेंस है वो चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो हमने पहले देखा था जैसे कि किसी एक फ्रेम में बैठ के हमें उस बॉडी का, उस स्पाइडर का, आपको याद होगा, मोशन कुछ ऐसा दिख रहा था, राइट। और इनफैक्ट एक वेज में जब एक मास नीचे स्लाइड कर रहा था और ये वेज पीछे जा रहा था किसी एक्सेलरेशन से, तो इस मास का जो लाइन ऑफ एक्शन था वो कुछ इस तरह से था, दैट वाज अलोंग अ अननोन डायरेक्शन। बट एट द सेम पॉइंट टाइम अगर हम इन्हीं केसेस को किसी डिफरेंट फ्रेम और रेफरेंस से बैठ के देख रहे थे, जैसे इस केस में जब मैं बस में बैठ गया था, बस में बैठने के बाद मेरे को ये लीनियर
लीनियर मोशन दिखाई दे रहा था स्पाइडर का, जो कि बहुत ईजी था मेरे को एनालाइज करने के लिए। और इनफैक्ट इस केस में जब मैं एक ऐसे फ्रेम में बैठ गया था जो इस वेज के साथ आगे एक्सलेट कर रहा था, तो मुझे इसका मोशन इस अननोन डायरेक्शन की बजाय एग्जैक्टली इसके अलॉन्ग दिखा था, राइट, जो कि मुझे एग्जैक्टली पता है 37 डिग्री बनाता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चेंजिंग द फ्रेम, हमें काफ़ी चीज़ें आसानी से दिखने लगती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फ्रेम चेंज करते हैं देन हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू विजुअलाइज, आपको चीज़ों को विजुअलाइज कैसे करना है। तो उसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, कुछ ये वाला एग्जाम्पल था, आपको याद होगा। तो मैंने कार के शीशे पे मैंने उसका एक मोशन बनाया था, राइट। तो अब जब मैं कार में बैठा हूँ जो कि नॉन इनिशियल है, तो मुझे उसका मोशन इसी लाइन के अलॉन्ग दिखाई दिया था। कहने को तो ये ऐसे मूव कर रहा है, बट मैंने आपको पूरा फील देने की कोशिश की थी कि वो एग्जैक्टली इसके अलॉन्ग कैसे मूव करता है, राइट। तो पहला चीज़ तो ये थी कि आप फ्रेम चेंज क्यों करना चाहते हैं। फ्रेम इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपको मोशन कुछ सिंपल दिखने लगता है, इस तरह से और इस तरह से। दूसरी चीज़, आपको विजुअलाइज कैसे करना है। विजुअलाइज आपको ऐसे करना है कि आपको एक्चुअल में वो कुछ इसके अलॉन्ग ही दिखे, राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ के आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ के कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया था स्यूडो फोर्स का। तो स्यूडो फोर्स को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था। स्यूडो फोर्स वाज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। मान लो इस बॉडी को एनालाइज कर रहे हो, तो इसका मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन। अगर मैं एक नॉन इनिशियल फ्रेम हूं तो मेरा एक्सेलरेशन ए इस साइड था, ए इस साइड था, तो फिर इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स लगा था, इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बिकॉज वो नॉन इनिशियल फ्रेम के एग्जैक्टली अपोजिट था, ठीक है। तो इसी चीज को हम वापस से इस केस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि जब ये मास ऊपर जा रहा था तो ये मास एग्जैक्टली उसी एक्सटेंट से नीचे नहीं आ रहा था। मतलब ये अगर 6 इंच ऊपर गया तो 6 इंच नीचे नहीं आएगा, बिकॉज ये पुली भी मूव कर रहा था। अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहां पर हम इस पुली के साथ साथ मूव कर रहे हैं। से मैं एक ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया हूं जो इसके बाजू में रहता है। मतलब ये पुली यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, हमेशा इसके बाजू में रहता हूँ। ये पुली नीचे आएगा तो मैं भी नीचे आऊँगा, नीचे आएगा तो और नीचे आऊँगा। ये पुली वाले यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर हूँ, राइट। तो मुझे पुली हम हमेशा अपने लेफ्ट में दिखाई देगा, राइट। पुली मुझे हमेशा अपने लेफ्ट में दिखाई देगा, तो मेरे लिए पुली स्टेशनरी हो गया। और अब पुली मेरे लिए स्टेशनरी हो गया, तो ये जो मास है अगर ये x इंच ऊपर गया है मेरे लिए, तो ये x इंच नीचे जाएगा मेरे लिए, राइट। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। आई रिपीट, जब मैं इसके एग्जैक्टली बाजू में खड़ा हूं और इस मास को देखता हूं, राइट, ये x ऊपर जाएगा तो ये x नीचे आएगा। ये तब वैलिड है जब मेरा मोशन इसके साथ अटैच्ड है, मतलब ये जहां जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। तो इसके लिए कुछ एक्सेलरेशन असाइन करेंगे हम अभी। तो जब मैं इस नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के इसको देखता हूं और मुझे इसका एक्सेलरेशन ऊपर AR दिखाई देता है, A रिलेटिव, तो मुझे इसका एक्सेलरेशन AR नीचे दिखाई देगा। बट ये मेरे लिए है क्योंकि मैं इसके बाजू में बैठा हूँ, राइट। और मेरा खुद का एक्सेलरेशन वो होगा जो इस पुली का एक्सेलरेशन है। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ये जो मास है ये ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। तो अगर ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे आएगा A1 एक्सेलरेशन से, राइट। जो कि डिफरेंटली एक बहुत बेसिक सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड है कि भाई ये स्ट्रिंग का एक एंड पुली है, एक एंड ये मास 1 है, ये मास 1 जितना ऊपर जाएगा ये पुली उतना नीचे आएगी, ठीक है। तो इस मास का जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा A1 ऊपर की तरफ, और इस पुली का नीचे हो जाएगा A1, राइट। और इस पुली के बाजू में जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये AR से ऊपर जा रहा है तो ये AR से नीचे जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर मैं फोर्सेस लिखना स्टार्ट करूं तो फिर वही सेम फोर्सेस रहेंगे जो पहले लग रहे थे, 1G 2G 3G, राइट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एंड यहाँ पर टेंशन 2T है, यहाँ T है, T है, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। अभी ये A1 जो है ये एब्सोल्यूट है, मतलब ये किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये आपके रेस्पेक्ट में है, मतलब इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वही नेट फोर्स ऊपर जो लगा है दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं जब इस फ्रेम में बैठ के इसको देख रहा था तो अब मैं डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकता इन फोर्सेस के लिए, बिकॉज मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं। तो उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया था बस थोड़ी देर पहले कि हमें एक स्यूडो फोर्स का एक टर्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो, मैं यहां पर एक फ्रेम में हूं, इसे बोल दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो नीचे जा रहा है A1 से। तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि इन दोनों मासेस के ऊपर आप स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो कितना होगा स्यूडो फोर्स, इस मास पे लगेगा इसका मास इंटू मेरा एक्सेलरेशन 2A1 लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में। सिमिलरली इस मास पे लगेगा 3A1 ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये दो स्यूडो फोर्स मुझे अपने एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब 2 kg का मास है, इस पर नेट फोर्स ऊपर कितना हो गया, T प्लस ये स्यूडो फोर्स, इसको मैं PF लिख देता हूँ बिकॉज स्यूडो फोर्स है। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ
राइट, माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू 2 इंटू ए, ठीक है, दिस इज सूडो फोर्स। सिमिलरली इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इस पर नेट फोर्स नीचे लग रहा है 3g माइनस टी माइनस 3a1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए आर। हियर दिस इज द सूडो फोर्स। ध्यान रहे ये ए आर जो है ये एक्सेलरेशन इस NIF के फ्रेम में है, इसीलिए मैं सूडो फोर्स की इक्वेशंस इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सूडो फोर्स की टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। नाउ आई जस्ट नीड टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या किया यहाँ पर। यहाँ से t की वैल्यू आई g प्लस a1/2, तो यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट किया g प्लस a1/2, सिमिलरली यहाँ सब्स्टिट्यूट किया g प्लस a1/2, सिंप्लीफाई करके आई गॉट दिस इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके आई गॉट दिस इक्वेशन। ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैं थोड़ा फास्ट बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फिजिक्स है नहीं। नाउ इन दोनों को ऐड किया, उससे पहले इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3/2 इंटू -2 इज -3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ a1, राइट, एंड व्हेन यू add these two then you got this equation and finally it comes out to be 19/29g। definitely same was the answer जब हमने इसको सॉल्व किया था एक दूसरे तरीके से। तो ये सूडो फोर्स के मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो थोड़ा सा दिमाग पे कम लोड था, क्योंकि इन दोनों के एक्सप्रेशंस को मैंने नॉन इनिशियल फ्रेम में सेम मान लिया था, AR एंड AR, बट उसके लिए सूडो फोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा था। सो नाउ मेथड नंबर 3। सो ये एक्चुअल में एक शॉर्टकट है और ये कोई फिजिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ जो फिजिक्स की लिखी हुई इक्वेशंस हैं उनको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करने का एक बहुत फास्ट सा एक प्रोसेस है। तो देखते हैं एग्जैक्टली है क्या ये। सो ये एक बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब बिना कोई खास टेंशन लिए आप टेंशन की वैल्यूज मोस्ट ऑफ द पुलिस क्वेश्चन में बहुत आराम से निकाल पाएंगे। और आई एम 101% कॉन्फिडेंट कि एक बार आप इसको यूज़ करना सीख गए तो फिर जितनी भी आप प्रॉब्लम्स आप कर चुके हो पुलिस की वो आप दोबारा करने का आपका मन करेगा और आंसर्स आपके बहुत फास्ट आएंगे। मगर हाँ एक बात है कि स्टार्टिंग के 2 या 3 प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी जब आप इसको एग्जैक्टली समझ रहे हैं हो क्या रहा है, बट 2-3 प्रॉब्लम्स करने के बाद में दिस विल गो वेरी स्मूथली। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जैसे से ये केस है जहाँ पर एक 6 kg का मास है, 4 kg का मास है, राइट। अब यहाँ पे टेंशन T होगी और यहाँ पर भी टेंशन T होगी, फाइन। दोनों टेंशन इन दोनों मासेस पे ऊपर की तरफ लगेंगी और दोनों का कोफिशिएंट जो है 1 हो सकता है, राइट। T मतलब 1 इंटू टी, यहाँ पर भी 1 इंटू टी। अभी ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली होती क्या है। देखो जितने भी मासेस हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, उन मासेस से जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसके अंदर जो टेंशन है उसका जो कोफिशिएंट है वो होता है ये कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टेंशन। तो इन दोनों केसेस में ये 1 और 1 है, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही इस कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। अब समेशन का मतलब ये है कि हमें कुछ टर्म इस मास के लिए लिखनी है और कुछ टर्म इस मास के लिए भी लिखनी है। तो इस मास के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू थी 1, तो हम 1 लिख देंगे, ओके। अब जी इफेक्टिव, अभी जी इफेक्टिव क्या है, ग्रेविटी है वो टेंशन के अगेंस्ट कितने एक्सटेंट तक लग रही है। जैसे यहाँ टेंशन यहाँ है तो पूरी जी नीचे लग रही है, पूरी इसके अगेंस्ट लग रही है, तो जी इफेक्टिव इसमें जी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता, मान लो मास ऐसे रखा होता, राइट, और ये एंगल थीटा होता और यहाँ पर स्ट्रिंग होती, तो ये जो ग्रेविटी है ये पूरी टेंशन के अगेंस्ट नहीं लग रही है। यहाँ पर ग्रेविटी यहाँ पर है, तो ग्रेविटी का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है जी साइन थीटा वो इसके अगेंस्ट लग रहा है, तो जी इफेक्टिव यहाँ जी साइन थीटा हो जाता। और किसी केस में अगर ये पूरा फ्लैट रखा होता, मान लो ये 4 kg ऐसा रखा होता, एकदम हॉरिजॉन्टल रखा होता, तो इस केस में टेंशन के अगेंस्ट जो जी इफेक्टिव है वो 0 हो जाता। तो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव हियर, ओके। तो वापस इस पे आते हैं। तो इस मास के लिए कोफिशिएंट इज 1 इंटू जी इफेक्टिव इज जी, तो 1 इंटू जी, प्लस इस मास के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी इज अगेन 1 एंड देन जी इफेक्टिव जी, सो 1g प्लस 1g। तो जब हम टेंशन की वैल्यू लिखेंगे तो न्यूमीटर जो है आ जाएगा 2g। अब नीचे आते हैं, वापस इस 4 kg को लेंगे, तो इसमें आप देखिए कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर बाय 4, 1 स्क्वायर बाय 4, ये जो मास है वो आपको लिखना होता है। दूसरे केस में भी 1 स्क्वायर बाय 6। अब ऐड कर दीजिए, सो दिस इज गोइंग टू बी दी वैल्यू ऑफ टेंशन। सो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 48 न्यूटन। अब इस प्रॉब्लम को एक रेगुलर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 6 है तो 6 पे नीचे फोर्स लगेगा 6g, इस पे लगेगा 4g और दोनों पे ऊपर टेंशन tt लग रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a से, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a से। इसके लिए इक्वेशन आएगी 6g माइनस
t इक्वल टू 6a, इसके लिए आएगी t माइनस 4g इक्वल टू 4a. When you solve these two equations, you'll get the value of acceleration as 2, and then when you substitute the value of acceleration equal to over here, तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 40 प्लस 8, दैट इज 48, जो कि आपको डायरेक्टली आ गया था. तो इस क्वेश्चन में शायद आपको लग सकता है अरे यार ये तो वैसे ही आसानी से आराम से सॉल्व हो जाता, तो इतना लंबा लफड़ा करने की ज़रूरत क्या है. सही, ज़रूरत हो सकती है अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जाए. तो एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड प्रॉब्लम, जहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे. तो अब ये केस देखते हैं. यहाँ पर एक 2 kg का मास है, ठीक है, यहाँ 4 kg का मास है. तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि टेंशन जो है वो कैसे कैसे रहने वाले हैं. तो मान लो यहाँ पर टेंशन है T, राइट. तो इसमें टेंशन T है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहाँ भी टेंशन T रहेगी और यहाँ भी टेंशन T रहेगी. तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर टेंशन 2T आ जाएगी, राइट, 2T. बस यहीं तक आपको दिमाग लगाना है, इसके आगे कुछ खास सोचना नहीं है आपको. तो अभी इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. देखो, इस 4 की अगर बात की जाए तो फिर कोफिशिएंट क्या है टेंशन का, 1. तो 1 इंटू जी. वाई जी? बिकॉज जी इफेक्टिव पूरा टी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब जी ही जी इफेक्टिव हो जाएगा. सिमिलरली इसमें भी जी इफेक्टिव की वैल्यू जी हो जाएगी, राइट, बिकॉज टेंशन जो है वो अलाइंड ही है जी के साथ. ओके, तो 1 इंटू जी प्लस इसकी बात करेंगे, इसमें कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू जी, राइट, डिवाइडेड बाय, अब कोफिशिएंट ऑफ टी इस केस में 1 था, तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास जो कि 4 था. सिमिलरली दूसरे केस के लिए लेंगे ये वाला एक्सप्रेशन इस 2 के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ले लेंगे. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट, तो टेंशन की वैल्यू आई है 4g/3. अभी आपको फील आ गया होगा कि इसमें कितना ज़बरदस्त एडवांटेजेस पोजीशन पे आ चुके हैं हम लोग. कोई कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं लिखनी है, कोई मैकेनिक्स की से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन नहीं लिखनी है, और कोई भी सेट ऑफ इक्वेशंस जिनको एक साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन जिनको एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, उसका भी कोई झंझट नहीं है. आपको डायरेक्ट टी की वैल्यू मिली है, और डायरेक्ट टी की वैल्यू से यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4. बिना किसी चीज को देखे हुए आप सीधा सीधा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन 4 का निकाल सकते हैं. लेट्स सी, नीचे फोर्स 4g है, टेंशन इसमें इतना है, और अश्यूम करो उसका एक्सेलरेशन a है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी 4g माइनस टी इक्वल टू 4a, बस, जिसमें टी मुझे पता ही है. तो फिर एक 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये मिल गया. 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन अपने आप में कितना बड़ा बेनिफिट है, राइट. कुछ इसमें अनसर्टेनिटी रहती नहीं है, सीधा आंसर आता है. अनलेस आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारो, या फिर अगर कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार रहे हो तो गलत आंसर होगा, नहीं तो आंसर हमेशा सही आएगा इसका. तो दिस इज द आंसर. नाउ सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द रेगुलर मेथड. वैसे भी एक बार देख लेते हैं इसको फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है नीचे, तो उसका a/2 होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये 1 इंच ऊपर गया तो यहाँ से 1 इंच रस्सी यहाँ फ्री होती है, 1 इंच रस्सी यहाँ फ्री होती है, तो 2 इंच की रस्सी फ्री होती है, तो 2 नीचे आता है. मतलब इसकी वेलोसिटी v है तो उसकी 2v होगी. मतलब इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका a/2 हो जाएगा, राइट. तो सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ता है इन मेथड्स के अंदर. ये पहला ड्रॉबैक. और दूसरा ड्रॉबैक है कि आपको 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर. सो ये 2 इक्वेशन आएंगे आपके पास. नेट फोर्स 4g माइनस टी इक्वल टू 4 है, जो पहले भी लिखा था, लेकिन पहले जब लिखा था तो टी की डायरेक्टली वैल्यू मालूम थी, हाँ, यहाँ मालूम नहीं है. अब नेट फोर्स ऊपर कितना हो गया, 2t माइनस 2g इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a/2. लेट्स सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस. सो व्हेन यू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली यू विल गेट एक्सेलरेशन एज 2g/3. और वो पहले भी सेम आंसर आया था आपका. ओके, सो आई एम श्योर अभी कई सारे लोगों के मुंह पे थोड़ी स्माइल आई होगी इसको देख के. ये स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाएगी जब मैं क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करता रहूँगा. ओके, तो ये वही प्रॉब्लम है जिसने थोड़ी देर पहले आपका खून चूसा था, राइट. जिसमें हमने बोला था कि इस फ्रेम में बैठेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन ऊपर AR दिखाई देगी, इसकी भी AR दिखाई देगी, लेकिन बाहर से देखेंगे तो दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं दिखाई देंगे, राइट. उससे पहले भी एक मेथड यूज़ किया था जिसमें हमने बोला था कि ये नीचे A1 से आ रहा है, ये A2 से आ रहा है, तो ये नीचे कुछ तो A2 + 2A1, ऐसे कुछ कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, राइट. और अब डायरेक्टली एक शॉट में इसको उड़ा देते हैं. देखो कैसे. सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, से ऊपर की तरफ T है, तो इसमें कितनी होगी. ऑफकोर्स इसमें भी T होगी. कुछ दिमाग लगाया यहाँ पर, नहीं लगाया. अब इसमें भी T है, इसमें भी T है, तो इसमें 2T हो जाएगी. अब इसमें 2T हो गई तो अब देखो ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ भी 2T हो जाएगी, राइट. तो यहाँ टेंशन 2T आएगी. बस इतना ही आपको सोचना है. अरे यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा, राइट. अब इसके आगे सब कुछ आपका जो सेट है, जैसे ये जो
फॉर्मूला है, अगर आपने यूज़ किया तो बहुत आराम से आंसर आएगा। लेट्स सी, देखो टेंशन विल बी इक्वल टू, पहले इस मास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस मास का कोफिशिएंट क्या है 2, कोफिशिएंट क्या है 2। जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, इन तीनों केसेस के लिए जी इफेक्टिव जी रहने वाला है, राइट, क्योंकि तीनों केसेस में टेंशन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे लगती है, तो जी इफेक्टिव जी है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रेविटी इन टेंशन के अगेंस्ट लग रही है। ओके, सो 2 इंटू जी। ओके, अब इसका कोफिशिएंट क्या है टेंशन का 1, तो 1 इंटू जी। इसका कोफिशिएंट क्या है टेंशन का 1 इंटू जी, राइट। अब ये न्यूमरेटर आपका पूरा हो गया। ओके, अब आते हैं नीचे, लुक एट दिस मास 1। इस मास 1 के ऊपर जो कोफिशिएंट है टेंशन का 2 था, तो 2 स्क्वायर बाय मास दैट इज 1, प्लस इसमें कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर बाय 2। नाउ इसमें कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर बाय 3। 99% क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एंड आई एम श्योर दिमाग पे आपको हार्डली कोई स्ट्रेस आया होगा। नाउ इट्स जस्ट बॉइल्स डाउन टू सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन। आपको उसको एक सिंप्लीफाई करके एक टर्म बनाना है और आपका आंसर रेडी है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। टेंशन की वैल्यू आ गई 24/29 इंटू जी, बट बी केयरफुल, ये टेंशन की वैल्यू है, मतलब इस स्ट्रिंग में जो टी है ना, ये है ये, और अगर आप उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो आपको 2t लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो कई बार यूज करते हैं ये फॉर्मूला, वो यहाँ पर एक सिली मिस्टेक कर जाते हैं, राइट। सो बी केयरफुल, अगर आपने इसको टी असाइन किया है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यही वाली मिलने वाली है, ये वाली नहीं मिलेगी। तो इसको निकालने के लिए आपको इसको डबल करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा काम है, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये वाला टेंशन मिल जाएगा। तो कितना आ गया आपका ऊपर नेट फोर्स 2t माइनस 1g, बिकॉज इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है 1g का। तो नेट फोर्स अपवर्ड विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस माइनस 10, एंड दैट विल इक्वल टू 1 इंटू इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, जिसको हमने पहले a1 माना था, राइट। सो दिस इज द आंसर, एंड आई एम 100% श्योर आपकी जो स्माइल है वो थोड़ी और बड़ी होगी। थोड़ी देर पहले की बात है, इसको करते करते वी आर स्ट्रगलिंग। असाइनिंग दोज एक्सेलरेशन वाज अ टीडियस टास्क, कि एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कैसे होने वाले हैं। देन राइटिंग दोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस, एंड देन सॉल्विंग दोज 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन के सेट्स, जो कि और भी टेढ़े मेढ़े थे, बट यहां पर सीधा आंसर है आपका। तो एक और चीज, ये तो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मुझे इतना सारा लिखना पड़ रहा है, राइट। अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डेफिनेटली मेरा प्रोसेसर इतना ज़्यादा एंगेज नहीं होने वाला, मैं काफ़ी जल्दी इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे, ये सब अलग अलग लिखने की बजाय मैं सीधा बोलूँगा कि भाई देखो, मेरे को इन 3 मासेस के लिए ये टर्म्स लिखनी है, राइट। तो इन तीनों मासेस में जी इफेक्टिव तो जी है पहले से ही, तो इसके ऊपर कोई हेडेक नहीं है हमारा। दूसरा, इसकी कोफिशिएंट 2 1 1, तो सीधा 4g डिवाइड बाय 4/1 है ना, क्योंकि मास इसका 1 है और 2 स्क्वायर इज 4, तो 4/1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2 प्लस 1/3, और ये जो है ये आपका टेंशन हो जाएगा। तो इतना सारा करने की भी आपको जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यू कुड हैव जंप डाउन दिस, और आंसर बहुत फास्ट आता है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा यहाँ पर सॉल्व करते करते, ठीक है। देखो, जैसे इस केस में आपने टेंशन टी ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा टेंशन टी, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा टेंशन 2t, अब ये भी 2t हो जाएगा, राइट। अब ये 2t है, ये 2t है, तो 4t हो जाएगा, ये 4t है तो ये 4t हो जाएगा, राइट। वी कैन डू दिस पार्ट वेरी क्विकली। ओके, अब देखते हैं इन 3 मासेस के लिए जी इफेक्टिव क्या होगा, बट नेचुरल है, तीनों के लिए जी इफेक्टिव वैल्यू जी होगी। ओके, अब इसके लिए आते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग एक एक करके अलग नहीं लिखेंगे, हम सीधा बोल देंगे देखो भाई ऐसा इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4g प्लस 2g प्लस 1g, मतलब ये हो गया आपका 7g, राइट। ओके, अब इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4 स्क्वायर बाय 8, दिस टर्म कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर बाय 8। इसके लिए 2 स्क्वायर बाय 4, 2 स्क्वायर बाय 4 प्लस इसके लिए 1 स्क्वायर बाय 2, 1 स्क्वायर बाय 2। अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो 2g आ गया। एंड 100% अभी तक कोई आपको स्ट्रेस फील नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपने सिर्फ एक फॉर्मूला को फॉलो किया है, और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके कंपैरिजन में आपका लेवल ऑफ कंफर्ट अभी काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो नाउ द एक्सेलरेशन, सॉरी द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 2g। तो अगर टेंशन की वैल्यू 2g है यहाँ पे, तो उसको देख के लगता है देखो नीचे भी 2g फोर्स है, टेंशन भी 2g है, तो ये एक्सलेट नहीं करेगा। अब ये एक्सलेट नहीं करेगा तो इस मास को देखें आप,
टी की वैल्यू 2g है, टेंशन 4g हो जाएगा। ऊपर 4g लग रहा है, नीचे भी 4g है, ये भी एक्सलेट नहीं करेगा। कॉमन सेंस से पता चल चुका होगा कि वो भी एक्सलेट नहीं करेगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 2g इंटू 4 तो 8g ऊपर लगेगा, 8g नीचे लगेगा, तो कोई भी मास एक्सलेट नहीं करेगा। एंड एज फार एज लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, अगर मैं इस प्रॉब्लम के लेवल की बात करूं तो इस क्वेश्चन को एक टफ कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। बट एज फार एज सोल्यूशन इज कंसर्न, आपके पास एक हैक है इसको सॉल्व करने का और जल्दी आंसर आ जाएंगे। बट वन मोर थिंग, सी दिस कैनॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए सारे, वो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद जस्ट थोड़ा टाइम सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग विद सच फॉर्मुलेज ऑल्सो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। 6 kg का मास, एक स्ट्रिंग, यहाँ 3 kg का मास, ये दूसरी स्ट्रिंग। अब ये तीसरी स्ट्रिंग ब्लू वाली 2 kg का मास, ठीक है। अभी चौथी स्ट्रिंग जो यहाँ से आती है इस तरह से आती है, 16 kg का मास, वो है दिस पुली, एक और पुली, और यहाँ से 2 kg का मास, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देख के मतलब स्टूडेंट को यही लगेगा कि भाई बस एक बॉम्ब नहीं फेंका, बाकी सब तो फेंक ही दिया इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg मास। एकदम फ्रैंकली बताओ कि नो, इस सेशन से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता तो इसको सॉल्व करने का कितना मन करता। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि थोड़ा नहीं करता मन इसका, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ही प्यार से बोलते भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। इट डजंट मेक एनी सेंस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये 100% है कि आपका लेवल कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे शायद अटकने वाले हैं, राइट। तो जहां पर बाकी अटके तो मतलब आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज होता है। ओके, तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें वाकई कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। सी, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो इसका टेंशन हमने टी मान लिया, राइट, टेंशन टी। तो इसका टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन भी टी हो जाएगा, राइट। अब ये टी है, ये टी है, तो ये 2t हो जाएगा। अब ये 2t है तो इस स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग में टेंशन टी आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सेम है, तो यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ 2t हो जाएगा। अब इसमें 2t टेंशन है तो पूरी ये जो स्ट्रिंग है, राइट, इसमें 2t हो जाएगा, तो यहाँ 2t, यहाँ 2t, तो यहाँ पर 4t हो जाएगा, राइट। अब यहाँ 4t आ गया, ओके। तो इसमें 2t था ही पहले आपने देखा था, राइट, क्योंकि 2t 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 और ये 2t और ये 2t, राइट, ये 2t आ गया। अब ये 2t फूटी जो कर रहे हैं बहुत देर से, इफेक्टिवली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, राइट। आपको इस चीज़ का आइडिया लग चुका है कि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यू हैव ब्रोकन द स्पाइन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा कुछ खास काम नहीं किया आपने, कोई खास दिमाग लगाया नहीं है, बट यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर डन। इस कोफिशिएंट वाले फंडे को यूज करेंगे और आंसर निकालते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है वो 1 2 3 4, इन चारों मासेस के लिए जी इफेक्टिव की वैल्यू जी रहेगी, राइट। बट जब हम इसकी बात करेंगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी नहीं है, बिकॉज जी इफेक्टिव जो है वो इस साइड वाला हो जाएगा, जी साइन 30, मतलब g/2। तो इस केस में बी केयरफुल, आपको जी इफेक्टिव की वैल्यू लिखनी है g/2, ठीक है। जी मत लिख देना, नहीं तो बस हो जाएगा काम आपका यहाँ पर पूरा, ओके। अब देखते हैं इसको। देखो टेंशन की वैल्यू जो क्या होगी, 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी प्लस 4 इंटू जी, राइट। 1 2 3 प्लस 4, तो 7g, राइट। अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या होगी 2 इंटू जी इफेक्टिव, दैट इज g/2, तो 2 इंटू g/2, राइट। अब डिवाइड बाय कोफिशिएंट स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1/6 1/3 1/2, मतलब 1/6 1/3 एंड 1/2। यहाँ आते हैं 4 स्क्वायर 16/16 1। अब यहाँ आते हैं 2 स्क्वायर बाय 2, मतलब 4/2, मतलब 2, राइट। एक बार वापस क्विकली देख लेते हैं क्या किया मैंने। देखो पहला ये किया कोफिशिएंट टू जी इफेक्टिव, इन सबके लिए जी इफेक्टिव जी है, तो 1 + 2 + 3 + 4 7g। इसके लिए आए 2 इंटू जी इफेक्टिव, इसके लिए जी साइन 30 था, राइट, दैट इज g/2, सो 2 इंटू g/2, राइट। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लिखा हुआ है, नहीं तो मैं सीधा इसको g लिख सकता था। एनीवेज
1 स्क्वायर बाई 6, 1 स्क्वायर बाई 3, 1 स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/6, 1/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/2। इसके लिए 4 स्क्वायर बाई 16 दैट इज 1, और इसके लिए 2 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2, मतलब 4/2 इज 2। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बड़ी अच्छी सी वैल्यू आती है आपकी टेंशन की 2g। अब टेंशन आ गया आपका 2g, राइट, बट हाँ बी केयरफुल है, ये t जो है ये 2g है, मगर मुझे पूछा गया इसके बारे में, तो ये कितना हो जाएगा 4g, राइट। तो अब ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स 4g, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है इसका 2g sin 30, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। अभी क्यों आए आपको मालूम है ना, बिकॉज इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा, सॉरी mg का फोर्स लग रहा होगा 2g नीचे की तरफ, और 2g का जो ये कॉम्पोनेंट है वो ये हो जाएगा 2g sin 30। तो अब यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन a है, राइट, तो हम बोलेंगे 2t माइनस दिस फोर्स इक्वल टू 2a। तो t की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है ना, 2t माइनस 2g sin 30 इक्वल टू 2a, बस इसका आंसर आ गया। अभी 3g/2 ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, और डेफिनेटली काफ़ी आसान तरीका है सॉल्व करने का, बट ध्यान रहे ये जो मेथड है ये कोई फंडामेंटल फिजिक्स का मेथड नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको काफ़ी स्टैंडर्डाइज तरीके से आपके सामने पुट कर दिया गया है, राइट। तो इसके अलावा आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए। ओके।